छत्तीसगढ़िया वाद पर विवाद में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं गुहार छत्तीसगढ़। और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़िया वाद पर विवाद हो रहा है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जिस तरीके से राज्यसभा की जो 2 राज्यसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, उस पर बाहरी उम्मीदवारों को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, उसके बाद इसको लेकर सियासी बहस छिड़ गई है। सीधे तौर पर जो बीजेपी है वो सवाल उठाती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से बाहरी व्यक्ति को जो है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अगर हम बात करें तो यहाँ से कांग्रेस ने राजीव शुक्ला और रंजीत को जो है चुनावी मैदान में उतारा राज्यसभा के लिए, और इसको लेकर बीजेपी हमलावर नजर आ रही है। और सीधे तौर पर देखें तो बीजेपी साफ तौर पर इस बात को कह रही है कि जब छत्तीसगढ़ में के जो विश्वविद्यालय है यहाँ पर बाहरी व्यक्ति की नियुक्ति होती है बतौर कुलपति, तो कांग्रेस सवाल उठाती है कि स्थानीय व्यक्ति को मौका दिया जाए। और बात जब छत्तीसगढ़ की आती है, छत्तीसगढ़ की राज्यसभा सीटों की आती है, तो यहाँ पर बाहरी नेता आकर छत्तीसगढ़ से चुनावी मैदान में उतरते हैं, राज्यसभा के रण में उतरते हैं। और इसको लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से ये बढ़ रहा है विवाद और क्या कुछ बीजेपी कांग्रेस का कहना है, सबसे पहले वो सुन ले। छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह का इनका कृत्य है, जैसे अभी राज्यसभा का चुनाव था, 2-2 सीट में एक भी सीट के लिए इनको छत्तीसगढ़ में कोई कांग्रेस से योग नहीं मिले। दोनों सीट के लिए बाहर से कैंडिडेट आयातित किए हैं। यही लोगों का छत्तीसगढ़ियावाद है। और ये कुछ भी कर लें, कितना चिंतन शिविर कर लें, अब इस पार्टी को देश की जनता नकार चुकी है और अगले 2023 में ये लोग फिर से छत्तीसगढ़ में आने वाले नहीं हैं। जनता पार्टी की नीति अलग अलग जगह अलग अलग होती है। अभी उत्तर प्रदेश में आज ही 7वें प्रत्याशी के रूप में आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के व्यक्ति को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है। यहाँ उनके अलग नजरिया है, उत्तर प्रदेश में उनके अलग नजरिया है। तो राज्यसभा में इस प्रकार से हर राजनीतिक दल, और कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है और अनेक राज्यों से कैंडिडेट भेजते रहे हैं। ये पहला उदाहरण नहीं है। ये बात सही है कि लोग अपेक्षा कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ के भी कोई कैंडिडेट जाए, तो इस समय नहीं हुआ, अगले समय करेंगे। तो सीधे तौर पर छत्तीसगढ़िया वाद पर विवाद है और जिस तरीके से राज्यसभा का रण है, और राज्यसभा की अगर हम बात करें तो ये तो स्पष्ट है कि 2 सीटें कांग्रेस यहाँ से जीतेगी, एक औपचारिकता ही है। लेकिन उसके बावजूद भी इसको लेकर जो सियासी घमासान है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी सवाल उठा रही है कि स्थानीय व्यक्ति को, जो छत्तीसगढ़ के व्यक्ति हो, उसको अगर मौका मिलता तो बेहतर होता है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की बात बेहतर तरीके से जनता के बीच रख पाता। और खास तौर पर जनता के साथ साथ वो इस बात को उच्च सदन में भी उठा पाता। लेकिन अब छत्तीसगढ़ की आवाज कहीं ना कहीं उच्च सदन में नहीं उठ पाएगी, इस तरीके की बात बीजेपी कह रही है और साफ तौर पर कटघरे में सरकार को खड़ा कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन तमाम आरोपों पर पलटवार करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक परंपरा है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कई जगहों पर ऐसा होता है कि बाहरी लोगों को जो है मौका पार्टियां देती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बीजेपी में भी ऐसा होता है और कई अन्य राज्यों की सीटों से जो है दूसरे राज्यों के जो नेता हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद चुन के गए, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले में सियासत कर रही। लेकिन जो भी हो, बाहरी और अंदर के प्रत्याशी यानी घर के प्रत्याशी, इसको लेकर जो है सियासत जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। सवाल है और सवालों के बाद जवाब भी हैं, आरोप प्रत्यारोप भी हैं। लेकिन ये सियासत कितनी और बढ़ेगी, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है और यही कारण है बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाने की तैयारी कर रही है। क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर थोड़ा सा बैकफुट पर आ गई, क्योंकि लगातार बीजेपी कोशिश कर रही थी कि ऐसा मुद्दा मिल जाए जिसपे जरिए जो है। तो सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर छत्तीसगढ़िया वाद पर विवाद की स्थिति बन रही है और कैसा ये विवाद है ये समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, अभय नारायण जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा उमेश घुरमेड़े जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। और भगवानू नायक जी भी हैं, जेजेसी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उमेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि ये परंपरा है और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी और ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी अन्य राज्यों में भी ऐसा हुआ जहां बीजेपी की सरकारें भी हैं,
वहां पर भी बाहरी उम्मीदवारों को चुना गया है, राज्यसभा भेजा गया है और ये एक पार्टी का फैसला होता है। इसमें गलत क्या है? आपको क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है? देखिए, ये वही कांग्रेस के नेता जो दिन में 10-10 बार छत्तीसगढ़ का रट लग, ये वही कांग्रेस के नेता हैं जो लगातार इस प्रदेश के विश्वविद्यालयों के अंदर में यदि कुलपति के नियुक्ति का विषय आता था, वहां छत्तीसगढ़िया की बात करते थे और यहां तक के राज्यपाल को राजनीति ना करने की नसीहत देते हुए और सीधे तौर पे छत्तीसगढ़ियों की भावना के अनुरूप उन विश्वविद्यालय के अंदर में नियुक्ति की बात करने वाले कांग्रेस के नेता, ये वही कांग्रेस के नेता है जो लगातार कहीं भौरा चला करके, कहीं बाटी खेल करके, कहीं पिट्टूल खेल करके, कहीं गेड़ी चढ़ करके छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की संस्कृति की बात करते रहते थे। आज जब छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर छत्तीसगढ़ के 2 राज्यसभा सीटों की जब बारी आती है, तो ये कांग्रेस के नेता 10 जनपद के आगे जाकर के घुटने टेकने का काम करते हैं, तब इनके छत्तीसगढ़िया के रट का कहां चला जाता है, इस बात का जवाब इन कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए। और लगातार छत्तीसगढ़ को जब उसकी संस्कृति और छत्तीसगढ़ को जब उसके अधिकार को देने की बात आई, तब ये बाहर से 2-2 राज्यसभा सांसद लेकर के आ गए। और इससे पूर्व भी केटीएस तुलसी साहब का अगर हम जिक्र करें, और ये भाजपा पर किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं। अगर मैं 1996 से बात करूं तो लगातार, चाहे मैं लखीराम अग्रवाल जी की बात करूं, चाहे मैं दिलीप सिंह जुदेव जी की बात करूं, चाहे मैं रामविचार नेताम जी की बात करूं, चाहे मैं भूषण लाल जांगड़े की बात करूं या फिर सरोज पांडे की बात करूं, लगातार कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी की नीति छत्तीसगढ़ के अंदर में निकाल करके देख लें। जितने भी राज्यसभा सदस्यों को हमने भेजा है उनकी सूची वो एक तरफ रख दें और कांग्रेस के नेता बता दें कि जब ये विपक्ष में थे तब भी, और जब इनके पास बम्पर बहुमत होने का ये दावा करते हैं, 71 का ये दावा करते हैं, तब ये बाहरियों को राज्यसभा के अंदर में भेजते हैं। और जब इनके पास बहुमत नहीं था तब ये केवल हराने के लिए छत्तीसगढ़ चेहरा, छत्तीसगढ़ी नाम को आगे कर देते थे, क्योंकि इनको तब मालूम था कि भैया पराजय होनी है, यहां पर हार होनी है। और जब जीत स्पष्ट तौर पे यहां पर दिख रही थी, तब ये बाहर से आयातित करके, बल्कि आउटसोर्सिंग करके, ये सीधे तौर पे बाहर के कांग्रेस के नेताओं को यहां पर लेकर के आते हैं। तब इनका छत्तीसगढ़वाद का नारा कहां चला जाता है, तब ये छत्तीसगढ़ों के हितों की रक्षा की बात करने वाले कांग्रेस के नेता कहां जाकर के छुप जाते हैं। आज छत्तीसगढ़ की जनता अपने आप को छला हुआ और ठगा हुआ महसूस कर रही है, और साथ ही साथ कांग्रेस के वो तमाम नेता भी अपने आप को छला हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, जो ये छत्तीसगढ़िया के राग के चलते थोड़ी बहुत जो उम्मीद पाल के रखे थे, उन कांग्रेस के नेताओं की भी उम्मीदों को चूर चूर करने का अगर किसी ने काम किया है, तो आप इस तरीके की बात कह रहे हैं जो 10 जनपद के आगे जाकर के घुटने टेक चुके हैं। चलिए, आप कह रहे हैं घुटने टेक चुके हैं, समझ लेता हूं कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। अभय जी, बीजेपी के बड़े आरोप हैं कि सीधे तौर पर बीजेपी ये कह रही है कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेता उनके साथ भी गलत हुआ है और आपने कभी भी जो छत्तीसगढ़िया व्यक्ति है उसको मौका ही नहीं दिया यहाँ से। नमस्कार जी। उमेश गौरवोड़े जी को मैं सुन रहा था, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अभी आरोप लगा रहे थे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि यही भारतीय जनता पार्टी कभी राष्ट्रवाद का बात करेगी, कभी प्रांतवाद का बात करेगी, कभी जातिवाद का बात करेगी, कभी धर्म का बात करेगी जी। जिनकी जैसी सुविधा हो वैसी ये बात करते हैं। जहाँ तक छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजने का सवाल है, छत्तीसगढ़ से मोतीलाल वोरा जी लंबे समय तक राज्यसभा में रहे, रामाधार कश्यप राज्यसभा में रहे, छाया वर्मा राज्यसभा में रही, आज फूलोदेवी नेताम राज्यसभा में है। इस बार जरूर परिस्थितियां बदली हैं और हाईकमान को या कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को लगा कि पूरे देश से जो चुनाव होने हैं, हमारे पास संख्या बल में राज्यों में सरकारें कम थी, तो छत्तीसगढ़ से अगर 2 चले जाते हैं अच्छे वक्ता, अच्छे लोग, तो उनको भेजा जाए। तो पहली बार ऐसा हुआ। इससे पहले भी जब हुआ था तो एक का फार्मूला था। और जहां तक राज्यसभा का सवाल है, राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यसभा में पूरे राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को भेजने का काम पार्टी और हाईकमान करता है। और वहाँ छत्तीसगढ़ की आवाज दबेगी नहीं, वहाँ छत्तीसगढ़ की आवाज राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन उठाएंगे। इससे पहले भी पुनिया जी राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की आवाज उठाते रहे हैं, बीके हरिप्रसाद छत्तीसगढ़ की आवाज उठाते रहे हैं, और छत्तीसगढ़ की आवाज लोकसभा और राज्यसभा में गूंजती रही है।
भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिकता नहीं है कहने का, जो गुजरात से मुख्यमंत्री को ले जाकर बनारस यूपी में चुनाव लड़ाते हैं और प्रधानमंत्री बनाते हैं। प्रधानमंत्री तो गुजरात से लड़के भी बन सकते थे, वो उत्तर प्रदेश क्यों भेजा गया? क्योंकि उनको वहाँ हिंदू कार्ड खेलना था, क्योंकि वहाँ उनको धर्म से धर्म को लड़ाना था। तो गुजरात के दंगा करने वालों को, गुजरात के धर्म की लड़ाई लड़ने वालों को ले जाके वहाँ दंगा करवाने के लिए उत्तर प्रदेश ले जाते हैं और फिर राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं। राज्यसभा में राष्ट्र की बात होनी चाहिए, राज्यसभा में देश के विषय में बात होना चाहिए और देश के परिप्रेक्ष्य में कोई चीजों को राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में सोचना चाहिए। और छत्तीसगढ़ियावाद जो भूपेश बघेल ने चलाया है, चल निकला है। 15 साल तक छत्तीसगढ़ियों का अपमान हुआ, 15 साल तक छत्तीसगढ़ की संस्कृति का अपमान हुआ, 15 साल तक छत्तीसगढ़ के किसान मजदूरों का अपमान हुआ। आज छत्तीसगढ़ के किसान मजदूर छाती ठोककर भूपेश बघेल के साथ चल रहे हैं और ये जो निर्णय हाईकमान ने लिया है, प्रदेश कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने स्वीकार किया है और छत्तीसगढ़ की आवाज वहाँ दबेगी नहीं। छत्तीसगढ़ की आवाज वहाँ राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन भी उठाएंगे। चलिए, आप कह रहे हैं आवाज उठाएंगे। घुरमुड़े जी, आऊंगा आपके पास, आपको जवाब देना होगा, आऊंगा आपके पास। भगवानी जी, जी मैं भगवानी जी से भी समझ लेता हूँ, दूसरे राउंड में आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। भगवानू जी, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जेजे जी का जो अगर हम बात करें तो नामांकन जरूर भरा था लेकिन वो निरस्त हो गया, तो ये तो साफ है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई रहने वाली है। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए आकाश जी, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के साथ सीधा सीधा उनके साथ धोखा, छलावा और कुठाराघात हुआ है कि छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ छत्तीसगढ़ वासी में से या इतने बड़े कांग्रेस पार्टी से एक भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो राज्यसभा का सदस्य बन सके। बिहार से और उत्तर प्रदेश से 2 सदस्यों को छत्तीसगढ़ में ला करके थोपा जाता है। मैं माननीय कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता हूं, अगर छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति को अपने राज्यसभा सदस्य से अगर कोई समस्या होगी, अगर कोई उनकी कोई परेशानी होगी और उनको गुहार करने की जब बात होगी, तो क्या उसके लिए ये उत्तर प्रदेश जाएंगे? क्या छत्तीसगढ़ का व्यक्ति क्या बिहार जा करके अपनी दुखड़ा को बताएगा? तो कहीं ना कहीं ये जो छत्तीसगढ़ियावाद की जो बात करते हैं, ये छत्तीसगढ़ियावाद है। ये छत्तीसगढ़ अस्मिता की जो बात करते हैं, जो छत्तीसगढ़ियों हितैषी होने के जो ढोंग करते हैं, ये कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के साथ धोखा है और ये इनके अधिकारों का हनन है। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनके अधिकारों का हनन हुआ है। ये दिल्ली हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के साथ, ये छत्तीसगढ़ के मान के साथ कहीं ना कहीं धोखा किया है। क्यों छत्तीसगढ़ का व्यक्ति नहीं जा सकता? क्यों यहां से हमारा कोई व्यक्ति जा करके जो उच्च सदन में नहीं बैठ सकता? और ये तो उच्च सदन है, ये तो कभी ना स्थायी सदन है और वहां पर तो छत्तीसगढ़ के नेतृत्व छत्तीसगढ़िया व्यक्ति होना चाहिए, जो छत्तीसगढ़ के भूगोल को जानता हो, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को जानता हो, जो छत्तीसगढ़ के सभ्यता को जानता हो, जो छत्तीसगढ़ के लोगों की दुख दर्द को जानता होगा, वो जाकर के वहां बात कर सकता है। और क्या छत्तीसगढ़ का व्यक्ति जाकर के देश की बात नहीं कर सकता? क्या वो राष्ट्र की बात नहीं कर सकता? तो ये कहीं ना कहीं देखिएगा, इसका कांग्रेस में भी विरोध हो रहा है। कुछ लोगों ने तो राष्ट्रीय नेताओं ने खुलकर विरोध किया और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के जो हमारे कांग्रेस के जो निष्ठावान साथी है, जो काफी दुखी है, काफी हताश है, निराशा है और छत्तीसगढ़ में भी इसका विरोध हो रहा है। और प्रतीकात्मक रूप से ही नहीं, हमने जाकर के छत्तीसगढ़ के मान सम्मान के खातिर हमने जाके हमारे प्रत्याशी का नामांकन भरवाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नामांकन को रद्द हुआ है गैरकानूनी तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, अनैतिक तरीके से। और माननीय उच्च न्यायालय में हम जाकर के अपने गुहार रखेंगे और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो व्यक्ति है वही राज्यसभा सदस्य बने और छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करे, छत्तीसगढ़ की बात को उच्च सदन में रखे, अपर हाउस में रखे, छत्तीसगढ़ियों का वहां पर बात होनी चाहिए। चलिए, मतलब आपका भी कहना है कि स्थानीय और छत्तीसगढ़ का व्यक्ति राज्यसभा जाना चाहिए था। मेरे साथ घुरमुड़े जी लगातार बने हुए हैं। घुरमुड़े जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन उसके साथ एक चीज और मैं समझना चाह रहा था आपसे, आप वो भी अपनी बात भी रखिएगा कि जिस तरीके से आप यहाँ तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी राज्य हैं जहां पर बीजेपी ने भी भारी कैंडिडेट्स को मौका दिया है। तो आपको नहीं लगता कि सीधे सवाल उठाना ठीक नहीं, क्योंकि ये तो एक परिपाटी रही है, तो कोई भी दल हो उसको ये अधिकार होता है कि कहां से कौन राज्यसभा जाएगा। बीजेपी में भी ये देखा गया। जी, आपने बहुत सही प्रश्न यहाँ पर रखा है और मैं आपके प्रश्न से पूर्ण रूप से सहमत हूँ,
लेकिन देश के परिप्रेक्ष्य में और छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में मैंने भारतीय जनता पार्टी की नीति को पहले ही स्पष्ट कर दिया। और इससे पहले के अपने वक्तव्य में मैंने 1996 से लेकर के अब तक जितने भी राज्यसभा के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गए हैं सबके नाम का उल्लेख मैंने इसीलिए किया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अन्याय नहीं किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर अगर राज्यसभा के लिए किसी को भेजा है तो छत्तीसगढ़ के लोगों को भेजने का काम किया है। और केवल आज का ही रिकॉर्ड नहीं है, लगातार मैंने 96 से लेकर के अब तक का इतिहास यहां पर गिनाने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी की नीति छत्तीसगढ़ को लेकर के स्पष्ट है। भले देश के परिप्रेक्ष्य में अन्य परिस्थितियां रहती है, अलग अलग समीकरण रहते हैं, उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी नीति होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और मुझको गर्व है कि लगातार 96 और उसके पहले से लेकर के हमारे जो जितने भी सीनियर नेता हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी से लेकर के तमाम नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने स्पष्ट तौर पर इस बात को रखा कि केंद्र के अंदर में अगर राज्यसभा छत्तीसगढ़ से कोई जाएगा तो छत्तीसगढ़ का ही चेहरा यहां से जाएगा। और केंद्रीय नेतृत्व ने उस बात को स्वीकार किया। कांग्रेस के नेताओं में इस बात की साहस नहीं था क्या कि वो 10 जनपद के सामने जाकर के छत्तीसगढ़िया अधिकार की लड़ाई को लड़ सकते, छत्तीसगढ़ियों के अधिकार की बात को वहां पर सोनिया गांधी जी और अपने केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख सकते। अगर इन्होंने रखा होता तो शायद हो सकता है कि फिर से विरोधाभास की स्थितियां निर्मित होती है। और रखने से भी कुछ नहीं होता, अगर आप जाकर के वहां पर पहले ही सरेंडर हो गए हैं तो फिर आप किस आधार पर छत्तीसगढ़ियों के अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। अब मैं आ जाता हूं जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता आदरणीय अभय नारायण जी यहां पर अपना विषय रख रहे थे और उन्होंने एक बहुत ही आपत्तिजनक बात यहां पर कही जिसको लेकर के मैं कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं। उन्होंने कहा कि अच्छे चेहरे को छत्तीसगढ़ से हमने भेजने का काम किया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं 3.25 करोड़ छत्तीसगढ़ वासियों में आपको क्या एक भी अच्छा चेहरा, एक भी योग्य चेहरा नहीं मिला क्या, जो आप सीधे तौर पे यहां पर कह रहे हैं कि अच्छे चेहरों को भेजने का काम किया है? इसका अर्थ, इसका तात्पर्य क्या है? क्या छत्तीसगढ़ में और कोई अच्छे चेहरे नहीं है क्या? अगर इस प्रकार की सोच कांग्रेस पार्टी की है तो कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश के तमाम लोगों से जाकर के माफी मांगने का काम यहां पर करना चाहिए। और ये लगातार बात कर रहे थे, लगातार मोदी जी को लेकर के सवाल उठा रहे थे, चुनावी प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठा रहे थे। अभय नारायण जी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। लोकसभा का चुनाव और चुनाव में सीधा जनता के बीच जाना और जनता के बीच जाकर के जनादेश लेना, इसमें और राज्यसभा के अंदर में विधायकों का समर्थन लेना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और आप इसको बेहतर तरीके से इसलिए भी समझते हैं क्योंकि जब 18 के अंदर में जब आपको मालूम था कि आपका बहुमत नहीं है, तब आप छत्तीसगढ़ के साहू जी को, लेखराम साहू जी को मैदान में उतारते हैं और उनको पराजित करने का काम करते हैं। उस वक्त आपके राजीव जी कहां चले गए थे? उस वक्त आपके रंजित रंजन जी कहां चले गए थे? उस वक्त आपके केटीएस तुलसी साहब कहां चले गए थे? उस वक्त आपका केंद्रीय नेतृत्व कहां चला गया था? उस वक्त आपके केंद्रीय नेतृत्व साहस क्यों नहीं दिखाया? उस वक्त दिल्ली से और किसी अन्य प्रदेशों के अंदर से यहां पर कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? जब हार है तो भैया हमको नहीं लड़ना है, और जब जीत है तो छत्तीसगढ़ियों के अधिकार पर जाकर के उसका हनन करना, उनके अधिकारों को छीनना है। तो यह दोहरा चाल चरित्र और चेहरा कांग्रेस का छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर में नहीं चलेगा। और आपने जिस प्रकार से लगातार 3-3.5 वर्षों के अंदर में कभी भौरा चलाकर, कभी बाटी खेलकर, कभी गेड़ी चलकर, कभी सोटा खाकर के जो लगातार इस प्रदेश की जनता को छलने और ठगने का काम किया है, वो भ्रम आज टूट चुका है और आपका काला चेहरा छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के सामने आज उजागर हो चुका है। तो आप बगले झांक रहे हैं, इधर उधर का बहाना बना रहे हैं, केंद्र के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, केंद्रीय परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं। अरे आप लाख बात कर लीजिए, लेकिन जो आप एक्सपोज हो चुके हैं ना, वो आप एक्सपोज हो चुके हैं और जनता 23 के अंदर में इसका सबक दिखाएगी। चलिए ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि 23 में किसको सबक मिलेगा, क्योंकि आपके अपने दावे हैं लेकिन आपके सामने भी चुनौतियां कई सारी हैं। गुरमुड़े जी, अभय जी से समझ लेता हूं। अभय जी, एक आरोपों की लंबी फहरिस्त जो है गुरमुड़े जी लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको भी नहीं लग रहा कि 50-50 का फॉर्मूला भी हो जाता कि एक सीट स्थानीय को मिल जाती और एक सीट बाहरी को, तो भी जो है मैनेज हो जाती चीजें, क्योंकि इस सरकार जो है बहुमत की है और अच्छा खासा बहुमत है। तो ऐसे में उम्मीद तो थी, और जिस तरीके से पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी इस बात को कहा है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि हमने प्रयास तो किया था लेकिन शीर्ष नेतृत्व का फैसला अंतिम है और वो सर्वमान्य है। आपको नहीं लगता थोड़ा सा जरूर जो निराशा है वो नेताओं के मन में आई होगी?
राष्ट्रीय प्रभारी ने पहले ही दिन अपना वक्तव्य दे दिया था जी कि स्थानीय होता तो अच्छा होता। तो इससे तो कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता कि अगर स्थानीय नेतृत्व को मौका मिलता, स्थानीय व्यक्ति को मौका मिलता तो सबको खुशी होती। लेकिन जिन परिस्थितियों में भाजपा दोहरा बात कर रही है, एक तरफ तो भौरा चलाने, गेड़ी पे चढ़ने इनको लेकर वो ढकोसला कह रही छत्तीसगढ़िया को, और दूसरी तरफ झलड़िया की मांग कर रही है। अगर आज भूपेश बघेल भौरा चला रहे हैं, अगर आज भूपेश बघेल गेड़ी चढ़ रहे हैं, अगर आज भूपेश बघेल किसान के क्षेत्र में पहुंचकर किसान के साथ खड़े हैं, अगर आज मुख्यमंत्री के निवास में मुख्यमंत्री हाउस पे छत्तीसगढ़ी तीज त्योहार मनाए जा रहे हैं, तो भाजपा के पेट में दर्द हो रहा था। और भारतीय जनता पार्टी लगातार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करती है, एक राष्ट्र एक संदेश, एक देश एक राशन कार्ड, दुनिया भर की बातें करेंगे, लेकिन जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बोलने का मौका आएगा तो छत्तीसगढ़वाद की बात करेंगे, तब आंध्रवाद की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और झंडा दोनों दो कलर का है, दोहरा रंग है, और दोहरी बातें करने के लिए जाने जाते हैं। निश्चित रूप से हम सब इस बात को पार्टी के अंदर स्वीकार करते हैं कि एक व्यक्ति का चयन होना चाहिए था, लेकिन हमारे हाईकमान ने जिस परिप्रेक्ष्य में फैसला लिया वो फैसला सबको मान्य होता है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी को बिहार नहीं जाना पड़ेगा, भगवानू नायक जी, किसी को उत्तर प्रदेश दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। हमारे दोनों सांसद आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के झूठ अफवाह का मुकाबला छत्तीसगढ़ में भी करेंगे और राज्यसभा में भी करेंगे। आपको जवाब मिलेगा। और ऐसे सांसद आप देखिएगा कि छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ हाईकमान के निर्देश पर हमेशा दोनों यहाँ खड़े रहेंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता को लगेगा कि हमारे जो दोनों नुमाइंदे गए हैं छत्तीसगढ़ में चुनकर, वो देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए भी काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं हाईकमान को राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस को देश के परिप्रेक्ष्य में फैसला लेना पड़ता है, और फैसला लिए हैं, और हमको अपने फैसले को लेकर कोई पछतावा नहीं है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, 3.5 साल में कोई मुद्दा नहीं खोज पाए, तो अभी इस मुद्दे पे ये बात करने लगे हैं। और जनता समझती है, जनता राज्यसभा का महत्व भी समझती है। हमारे मोतीलाल जी वोरा राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे, राज्यसभा के सांसद 5-5, 6-6 बार चुन के गए, वो छत्तीसगढ़ के थे, उनको भी पूरे देश में सम्मान मिलता था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में सम्मान मिलता था। आज फूलो देवी नेताम संसद में उनको सम्मान मिलता है। हमारे यहाँ पे भी आप 98 लिस्ट गिना रहे हैं, हमारे पास भी लिस्ट है कि हमने छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के लोगों को भेजा है। आज जो परिस्थितियों में फैसला हुआ है, उन परिस्थितियों के हिसाब से कांग्रेस ने फैसला किया है, और राज्यसभा में छत्तीसगढ़ की आवाज गूंजेगी, राजीव शुक्ला की आवाज गूंजेगी, छत्तीसगढ़ के लिए रंजीता रंजन की आवाज गूंजेगी, छत्तीसगढ़ की महिलाओं के लिए, छत्तीसगढ़ की अस्मिता के लिए, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए। चलिए, आवाज कितनी गूंजेगी और मिशन 2023 में इसका कितना लाभ मिलेगा। आ रहा हूँ गोरमले जी, आपके पास ही आ रहा हूँ, थोड़ा संयम रखिए। जी जी ले लीजिए सर, फिर आप सवाल कर लीजिएगा। जी जी जी। अभय नारायण जी ने जिस प्रकार से विषय रखा, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि केंद्रीय नेतृत्व ने गलत किया है। क्या अभय नारायण जी या इस प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम में इस बात को लेकर के साहस है कि केंद्रीय नेतृत्व के सामने इस बात को मुखरता से छत्तीसगढ़ के हित में रखे, और अन्य प्रदेशों में जो कांग्रेस के नेताओं ने इस बात को लेकर के न सिर्फ विरोध दर्ज कराया है, बल्कि कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा तक देने का काम किया है? क्या अभय नारायण जी या फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी में इस बात का साहस है कि छत्तीसगढ़िया के हित की, अधिकार की लड़ाई के लिए वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे? अभय नारायण जी से मैं पूछना चाहता हूं। जी अभय जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं, हालांकि आप इस बात को कह भी चुके हैं कि फिर से जी जी वो बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का जो व्यक्ति है उनको न्याय मिल सके, और जो दोनों ही सांसद चुन के जाएंगे राज्यसभा के लिए, उनके अधिकारों की आवाज, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनको उनसे मुलाकात कैसे होगी। क्या अभय नारायण जी इस्तीफा देंगे? उन्होंने स्वीकार किया है कि गलत हुआ है। क्या मुख्यमंत्री निर्वाचित होने के बाद जवाब उमेश जी जवाब आ जाने दीजिए उमेश जी। और मैं उमेश गोरमोड़े से ये पूछ रहा हूँ, जी जी, मैं उनके सवाल का जवाब है कि राजीव शुक्ला और रंजीता रंजन छत्तीसगढ़ में रहेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता को जब आवश्यकता होगी वो छत्तीसगढ़ में मिलेंगे, इसकी गारंटी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का हर पदाधिकारी देता है। मैं गोरमोड़े जी से पूछता हूँ कि जब पुरंदेश्वरी जी ने कहा छत्तीसगढ़ में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा,
तो क्या छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा नहीं है भाजपा के पास? क्या भाजपा कार्यकर्ताओं का अपमान नहीं है? क्या भाजपा नेताओं का अपमान नहीं है? अरे भैया, छत्तीसगढ़ में चेहरा नहीं बात कर रहे हैं आप, बताइए ना, आपके पास चेहरा नहीं था क्या? आप मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे? नेता अब गुजरात के व्यक्ति के चेहरे पे चुनाव अरे भैया, तमाम नेता जो दावेदारी कर रहे थे, जो उम्मीदें पाल के रखे थे, जो भ्रम में थे, बाबा पार्टी के चलते भ्रम में आ गए थे, क्या उन नेताओं की स्थिति क्या है? आपसे बेहतर तो कोई भी समझ सकता है। आप भी बड़े अच्छे चेहरे हो सकते थे, आप भगवानू जी से ही समझ लेते हैं। उमेश जी भगवानू जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी समझ लेते हैं कि उनका क्या कुछ मानना है, क्योंकि कोर्ट में जाने की बात तो उनके तरफ से आ रही है, लेकिन उनका क्या कुछ कहना है, क्या वो भी इसको लेकर छत्तीसगढ़ में कुछ करने वाले हैं, उनसे भी समझ लेते हैं। जी भगवानू जी। देखिए आकाश जी, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन ही इसलिए हुआ था कि छत्तीसगढ़ियों का विकास हो, छत्तीसगढ़ की जो बात है वो दिल्ली में पहुंचे और वहां से हमारा काम हो। जोगी जी जब अपने राज्य के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने अल्प कार्यकाल में छत्तीसगढ़ के 3 लोगों को राज्यसभा भेजा था। लेकिन आप लगातार देखेंगे कांग्रेस के द्वारा अपने कार्यकाल में लगातार, इससे पहले तुलसी जी थे, फिर उसके बाद ये रंजीत रंजन जी आ गई, बिहार से आ गई, कोई यूपी से आ गए राजीव शुक्ला जी। तो कहीं ना कहीं ये जो बाहर से लोगों को जो थोपने की जो परंपरा, एक तरफ आप छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, एक तरफ छत्तीसगढ़िया अस्मिता की बात करते हैं, दूसरे तरफ आप दूसरे लोगों को ला करके बाहरी राज्यों से ला। चलिए, आपकी बात आ गई, समय का मैं आपको रोक रहा हूं सर। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो राज्यसभा की सीटों के लिए जो रण है छत्तीसगढ़ में, वो बेहद दिलचस्प होता हुआ दिखाई नजर आ रहा है। ये साफ है कि 2 सीटों पर जो है कांग्रेस विजयश्री हासिल करेगी, और चाहे हम रंजीत रंजन की बात करें या राजीव शुक्ला, दोनों राज्यसभा जाएंगे। लेकिन छत्तीसगढ़िया वाद पर जो विवाद की स्थिति है वो अभी थमने वाली नहीं। और चाहे हम जेजेसी की बात करें या हम बीजेपी की बात करें, दोनों ही दल इस बात को मुद्दा बनाने की तैयारी में, और ये मुद्दा कितना फायदा दोनों दलों को आगामी चुनाव में देगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। गुहार छत्तीसगढ़ में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।